मुझे लगता है कि ये विषय और इसका संक्षिप्त विवरण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया। प्रधानमंत्री जी की हमेशा प्राथमिकता रही है गरीब कल्याण और हर योजना का केंद्र बिंदु गरीब रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 8 साल की यात्रा और मुझे लगता है मोदी सरकार के जन कल्याण के लिए जन भागीदारी के साथ जन सेवा को समर्पित ये जन जन की सरकार है। मोदी जी का लक्ष्य क्या रहा है? किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हो, युवा को अवसर मिले, महिलाओं का उत्थान हो, तकनीक में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत को मजबूत पहचान हो, इतिहास की समस्याओं का स्थायी समाधान का रास्ता निकले। और ये संभव हुआ है इन सारी बातों में तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, दृढ़ इच्छा शक्ति में, दूरदर्शिता की बदौलत ये संभव हुआ है। मैं राष्ट्रीय स्तर में मुद्दों के संक्षिप्त वर्णन तो आपको करूंगा ही। इसके पहले मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार के आने के बाद क्या परिवर्तन आया है, क्या उपलब्धि है हमारे छत्तीसगढ़ में, या किसी राज्य को क्या एहसास होता है कि हाँ केंद्र में यदि मोदी जी की मजबूत सरकार है तो छत्तीसगढ़ को क्या लाभ मिला। वहां से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मोदी जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, 15 साल की यात्रा मुख्यमंत्री की है, इसलिए वो मुख्यमंत्रियों को दर्द और तकलीफ को समझते हैं, पीड़ा को समझते हैं। मोदी जी समस्याओं के पूरे जानकार हैं। मोदी जी कोई 2.5 साल के फार्मूले में टपकने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं। ये वहाँ के विधायकों के द्वारा सर्वसम्मति से चुने गए मुख्यमंत्री थे और आज प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री के रूप में जो किसी राज्य की पीड़ा को दूर, जिसके लिए 15 साल मैं चिल्लाता रहा, 12 साल हम लड़ते रहे, मगर 2014 आते आते मोदी जी ने उन योजनाओं का समाधान ढूंढा और एक झटके में 2014 में केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा था वो राज्य का हिस्सा बढ़ा के 32% हमको मिलता था। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा अलग अलग राज्यों, उसको सीधा मोदी जी ने एक किस्त में, एक मुश्त में 42% कर दिया, 32 से 42%। किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ा, किसी को रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं थी, वो खुद जानते थे। इसलिए वो 42% योगदान छत्तीसगढ़ को भी मिला, पूरे देश को मिला। ये उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि किसी राज्य के लिए। राज्यों को बजट कितना मिलता है उसकी तुलना यदि हम करें तो छत्तीसगढ़ में केवल इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 8 करोड़ ज़्यादा मिले। 8 करोड़ की राशि हमको, 8,000 करोड़ की राशि हमको ज़्यादा मिले। कांग्रेस के नेतागण सिर्फ एक ही बात हल्ला करते रहते हैं, जीएसटी कंफ्यूज होते हैं। और इनके प्रधानमंत्री जी, इनके राहुल गांधी जी तो कंफ्यूज हैं, भारत राष्ट्र है कि नहीं है इस बात को लेकर उनके मन में शंका रहता है। मगर जीएसटी के लिए कोई बोलता है 8,000 करोड़ का मिला, कोई बोलता है 32,000 करोड़ का मिला, कोई बोलता है 55,000 करोड़। अरे भाई, जीएसटी का स्टेट सीधा फार्मूला है। जीएसटी का फार्मूला ये है कि जीएसटी काउंसिल है जिसमें सारे राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं, वो तय कर देते हैं कि किसका कितना शेयर मिलना है और उसी आधार पर शेयर मिलता है। इसमें हल्ला करने की जरूरत ही नहीं होती। केंद्र सरकार कितनी उदारता के साथ राज्यों को भरपूर राशि देती है, उसका उदाहरण यह है कि नितिन गडकरी जी आए, केंद्रीय मंत्री जी आए यहाँ पे। उनको यह नहीं था कि ये कांग्रेस की सरकार है तो मुझे यहाँ कुछ पैसा देना है कि नहीं देना है, घोषणा करना है कि नहीं करना है। 9,240 करोड़ के सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन किए। और बोलते क्या है गडकरी जी, छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस ने अड़ंगा नहीं डाला तो मैं 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के सड़क के लिए मंजूरी देने के लिए तैयार हूँ। ये नितिन गडकरी जी के शब्द हैं। छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति क्या भाव है
हमारे केंद्रीय सरकार के मंत्रियों का, इसको आप देख सकते हैं। मगर दूसरी तरफ वही मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में जाके, उन मुख्यमंत्री की स्थिति मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रदेश हिंदुस्तान में अकेला छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने गरीबों का आवाज़ छीना। गरीबों के लिए 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा आवास का निर्माण चल रहा है पूरे देश में। इसमें 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राशि देती है, 40% राज्य को देना पड़ता है। और गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के लिए आवास रहता है, जो उसमें 16,000 रुपया शौचालय सहित करीब करीब 2 लाख सवा 2 लाख रुपया खर्च होते हैं। मगर 3 साल में जब से सरकार बनी है, इस सरकार ने आने के बाद गरीबों के एक भी आवास स्वीकृत नहीं किए। पहला किस्त हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा किस्त नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और पूरे के पूरे जो 16-17 लाख जो आवास स्वीकृत हुए थे वो पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दिए गए, इन लोगों ने अस्वीकार कर दिया। तो सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में इस सरकार के बनने के बाद यदि कोई हुआ है तो गरीबों का आवास छीनने का काम हुआ है। दूसरी योजना, सबके लिए जल देने की योजना, इतना बड़ा मिशन चल रहा है स्वच्छ पानी देने के लिए, और जो कवरेज था, कवरेज को 17% से बढ़ा के 52% तक करने का लक्ष्य रखा गया और हो रहा है। मगर छत्तीसगढ़ में ये 3300 करोड़ आने के बाद बंदरबाट शुरू हो गया, और बंदरबाट की स्थिति ये हुई कि सारी की सारी योजना जहाँ सबको शुद्ध पेयजल देना था वो पूरी खटाई में पड़ गई। तीसरी योजना जिसमें छत्तीसगढ़ का नुकसान हुआ है वो आयुष्मान भारत योजना में, इस योजना को जिसमें 5 लाख तक के गरीबों के लिए इलाज की योजना थी, इस योजना को भी छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी तरीके से, आज लाखों लोगों को 5 लाख रुपया तक के व्यवस्था बनती वो किया जाता। मुझे लगता है ये सरकार आयुष्मान भारत को लागू करने में भी असफल रही है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केंद्र सरकार के मोदी जी के उन बातों का जिक्र कभी नहीं करते। आज यदि किसानों के लिए कोई हितैषी सरकार है तो मोदी जी की सरकार है। यूरिया पे प्रति बोरा 2,000 रुपया, यूरिया पे प्रति बोरा 3,000 रुपये की सब्सिडी, DAP पे प्रति बोरा 2,000 रुपये की सब्सिडी, ये केंद्र सरकार दे रही है सब्सिडी, ताकि किसानों के उनके लागत मूल्य में कमी हो सके। इसके लिए मोदी जी लगातार 3 लाख करोड़, आप कल्पना करते हैं 3 लाख करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2 चीज़ों में दे रही है। बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार की मंजूरी जो इस बजट में हुई है। दुर्ग बिलासपुर के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलने की तैयारी, 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा। इसके लिए दोनों तरफ बैरिकेडिंग की योजना, इसके लिए नई 17 रेलवे के लाइन के लिए मंजूरी दी गई। मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, मगर दूर राजनांदगांव लाइन की तीसरी लाइन, झारसुगुड़ा बिलासपुर 206 किलोमीटर की चौथी लाइन, इनके फंड की व्यवस्था हुई है। नए लाइन का विस्तार और सर्वे भटगांव, प्रतापपुर, वाड्रफनगर, तिल्दा, पलारी, बलौदा बाजार, कसडोल, सरसीवा, बरगढ़, साजा, भाटापारा, बीजापुर, किरंदुल, अंबिकापुर, गढ़वा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ऐसे बहुत सारे रेलवे के लिए लगातार और नई 17 परियोजना में स्वीकृति दी गई है। ये 17 परियोजना के स्वीकृति होने के बाद हमारे यहाँ की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से और बेहतर होगा। ये केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। भारत माला एक्सप्रेस रायपुर से विशाखापट्टनम, इसके लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति मंजूरी मिल गई है। नागपुर से झारसुगुड़ा रेलवे लाइन की चौथी लाइन, इस प्रकार बहुत सारी योजना। और किसानों को छत्तीसगढ़ के किसान समृद्धि में 1800 करोड़ की राशि भी उपलब्ध कराई गई है। मुझे लगता है कि ये 8 साल की यात्रा और 8 वर्ष में 8 साल के पहले जो आम मानस बना हुआ था जनता का कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, आम आदमी बोलता रहा है कि भैया इस देश में कुछ नहीं हो सकता बेहतर। ये कांग्रेस के शासनकाल में ये कल्पना और सोच थी 2014 तक। आज
जनमानस के सोच में परिवर्तन आए हैं और ये धारणा बनी है कि मोदी है तो मुमकिन है, और 8 साल में देश को बदलने की यात्रा चल रही है। पहले जो सोच बनी हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, कांग्रेस सरकार जनता से कहती थी हुआ सो हुआ। अब मोदी जी के आने के बाद जो कहते हैं जो कभी नहीं हुआ अब हो रहा है, ये मोदी जी की बात 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से दंश और ग्रसित देश के लिए एक ऐसी सरकार लाया है जो सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकास का वाद के रास्ते पे चलने वाली सरकार है। वंशवाद और जातिवाद के खिलाफ मोदी जी ने पूरे देश में इस बात को कहा है कि पूरे देश को यदि बर्बाद किया है तो वंशवाद ने बर्बाद किया है, और ये देश ने देखा भी है। आज ये सरकार गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला और युवकों के लिए समर्पित ये सरकार है। क्या परिवर्तन आया है इस 8 साल में? क्या लगता है इस 8 साल में परिवर्तन आया है कि भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। इस 8 साल में भारत में आत्मनिर्भरता की राह में तेजी के साथ अग्रसर होता जा रहा है। इस 8 साल में जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है। जनता के अंदर इस 8 साल में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी है, किसान और गरीबों की आय बढ़ी है और देश अपने पैरों में खड़ा होना सीखा है। मोदी जी का मूल मंत्र क्या है, जिसकी जो आज उनके प्रमुख लाइन है भारत में, आज मोदी जी के नेतृत्व में उनका जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे मूल बिंदु क्या है जिस पे हम काम कर रहे हैं? अंत्योदय और गरीब कल्याण सरकार की प्रमुख योजनाओं में सेवा ही संगठन, राष्ट्र सर्वोपरि और उसके साथ ही साथ गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग और महिला और किसानों का विकास, इस विषय को लेकर चल रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं, आप भी जब एक सिलसिले से देखते हैं कि 2014 के पहले और आज की स्थिति में 8 साल में बेसिक इंडिकेटर्स में क्या परिवर्तन आया है, क्या परिवर्तन आया है, इसके तुलना यदि आप करेंगे, छोटी छोटी आंकड़े मैं आपको दूंगा जिसको आपको बहुत आसानी से मैं बता पाऊंगा। पिछले 8 वर्षों में सरकार की नीतियों का असर हुआ है कि गरीबी 22% से घट के 10% से नीचे आ गई। कोरोना संकट के बावजूद अत्यंत गरीबी की दर 1% से 0.1% में आकर स्थिर हो गई। 8 वर्षों में क्या परिवर्तन आया? देश में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई। 2014 में 79,000 से बढ़ के 1,50,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हुई। क्या फर्क पड़ा है देश में? विदेशी मुद्रा भंडार में 2014 में 300 अरब डॉलर था, वो बढ़ के 600 अरब डॉलर हो चुका है। दुगनी वृद्धि हुई है इन वर्षों में। आज़ादी के 70 साल में स्कूल एजुकेशन के लिए बड़ी बड़ी बात होती है। आज छत्तीसगढ़ तो स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 30वें नंबर में आगे टपक गया है। ऐसी शिक्षा नीति जो 8वें स्थान में था भूपेश बघेल जी, आज 30वें स्थान में आ गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो सरकार में आप आंकड़े देखेंगे, 2014 तक 6,37,000 प्राइमरी स्कूल थे, 6,37,000। मोदी सरकार आने के बाद 8 वर्षों में 6,50,000 स्कूल नए खुल गए। कहाँ 50 साल 60 साल की यात्रा और कहाँ 8 साल की यात्रा, ये फर्क पड़ता है। 8 वर्षों में देश में 15 नए एम्स का निर्माण हुआ। 2014 तक केवल 7 एम्स थे और वो 7 में भी 6 एम्स माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के थे, अटल जी के कार्यकाल के। डॉक्टरों की संख्या 8 साल में 12 लाख से बढ़ी है। 8 साल में लगभग 170 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। एक बड़ा परिवर्तन देश के अंदर जो हुआ है, उन आंकड़ों को बताने की, छोटे छोटे आंकड़ों से बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा। अंत्योदय हमारा मूल मंत्र, सबसे गरीब, सबसे पीछे, सबसे शोषित और पीड़ित
उनके लिए कार्य योजना बनाया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ का मुफ्त अनाज की व्यवस्था की गई। ये कोविड में 190 करोड़ वैक्सीन देने के बाद रोजगार के अवसर जब छीन गए तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योजना थी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना प्रधानमंत्री जी ने किया। और ये देश के और दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च हुई और आने वाले समय में 60,000 करोड़ की राशि और खर्च होना है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीबों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ 30 लाख आवास बन रहे हैं। शहरी क्षेत्र में 1 लाख 22 करोड़ आवास की स्वीकृति हुई। स्वच्छ भारत मिशन में लाल किले के प्राचीर से किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात कही थी और आज उसका रिजल्ट आ गया। 11 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा शौचालय का निर्माण देश में हो चुका। कवरेज जो पहले 54% था, अब करीब 100% कवरेज होने की स्थिति में आ गए हैं। हर घर नल योजना में 6.2 करोड़ नए आवास में पिछले 3 सालों में पानी की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 29 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए ऋण वितरण का व्यवस्था किया गया। आयुष्मान भारत योजना 3.2 करोड़ लोगों के लिए, जिसमें 50 करोड़ लोगों का कवरेज होता है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की योजना। 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। विश्व पटल के सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक ब्लॉक में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलने की व्यवस्था इस सरकार में हो रही है, जो काफ़ी हद तक चल रहा है। सशक्त किसान समृद्ध भारत पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ 30 लाख किसानों को 1.82 लाख करोड़ की राशि दी गई। ये है किसानों के लिए योजना, जिसमें 1,82,000 करोड़ रुपया की राशि अभी तक किसानों को दी गई। एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक किस्त जारी की। प्रधानमंत्री फसल बीमा में 37 करोड़ आवेदन का बीमा किया गया। 3 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड आवेदकों को 3.4 लाख करोड़ की राशि दी गई। 32 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड किया गया। नए भारत के निर्माण, नारी की सशक्त भूमिका और महिलाओं के लिए जिन योजनाओं को प्रायोरिटी के साथ लागू किया गया। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। जनधन खाते में 25 करोड़ महिलाओं को बैंक से जुड़े। 41 करोड़ खाते जनधन के खोले गए, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ उन 41 करोड़ लोगों ने जिन्होंने बैंक के दरवाजे नहीं देखे थे, बैंक को जानते नहीं थे, उनके खाते में आज 2,20,000 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से गया। तो ये अपने आप में इस प्रकार का समायोजन अद्भुत है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ। स्टैंड अप योजना में महिलाओं को 80% ऋण की राशि, 75 लाख से अधिक स्व सहायता समूह के माध्यम से 8 करोड़ महिलाओं को उद्यम से जोड़ने का काम। पीएम मुद्रा योजना में लगभग 60% महिलाओं को लाभ देने की योजना। युवा नेतृत्व में विकास, युवकों के लिए किए गए काम। देश में शिक्षा को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया। पीएम कौशल विकास योजना में 1.2 करोड़ युवकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके साथ ही साथ मेडिकल सीटों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सरकार की प्राथमिकता रही। मजबूत ढांचे का विकास, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति 208% बढ़ी। 2013 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होता था, उसको बढ़ा के 37 किलोमीटर प्रतिदिन
नेशनल हाईवे के निर्माण का काम शुरू हुआ। उड़ान योजना में 47 लोगों को हवाई यात्रा का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाया गया। 80 नए हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। 27 शहरों में 63 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से मेट्रो रेल का निर्माण का काम किया गया। अर्थव्यवस्था में क्या वृद्धि हुई? 8 साल में इस देश की इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी बातें आती है, मगर 8.2% विकास दर से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। भारत में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश 83.57 अरब डॉलर के रूप में आया। पीएम मुद्रा योजना और जीएसटी की में रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ। 5 लाख तक के सालाना आय वालों को आयकर से मुक्ति दी गई। 132 करोड़ लोगों को नागरिक आधार कार्ड दिया गया। और उसके साथ ही साथ जिन महत्वपूर्ण योजना के बारे में देश जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से कर रहा था, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के स्थापना के साथ जिन कल्पना को, जिस सोच को हमने जनसंघ के स्थापना के साथ जो बड़े संकल्प लिए थे, वो बड़े संकल्प को पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत हुई। और जो पहला जनसंघ के अधिवेशन में संकल्प हुए थे, आज राम मंदिर के निर्माण का काम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ धाम, केदार धाम का नवीनीकरण का काम, अनुच्छेद 370 को हटाने, जम्मू कश्मीर को भारत का एकीकरण के लिए एक बड़ा प्रयास जो हुआ है, जो आज देश एक देश के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। ट्रिपल तलाक की प्रथा का अंत किया गया और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो परिवर्तन देश की राजनीति में आए हैं, उसका छोटा सा मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है और हम आज कहां खड़े हैं। ये जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, केंद्र में कांग्रेस का सूरज लगातार अस्त हो रहा है। 8 सालों में जितने चुनाव इस देश में हुए, 50 विधानसभा के अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, 41 में कांग्रेस की मात हुई। आप यदि पूरा रिकॉर्ड देखेंगे 2014 के बाद, तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कांग्रेस उन राज्यों से उनका सफाया हो रहा है जहां उनका अस्तित्व था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, इनको मिला के 680 विधानसभा सीटों में चुनाव हुए। 608 में से 56 सीटों में कांग्रेस जीती, उत्तर प्रदेश में 2 सीट पे जीती। तो राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस आज कहाँ खड़ी है और किस प्रकार आज कांग्रेस की हालत है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस 8 साल में देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ी, देश हिंदुस्तान को आज विश्व शक्ति के रूप में, बैलेंसिंग पावर के रूप में नहीं, आज हम एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये 8 साल विकास के और आने वाले 2 सालों में और तेजी के साथ विकास का लक्ष्य होगा। हर व्यक्ति तक सरकार को कैसे पहुंचाया जाए, इस कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अब आप कुछ पूछ सकते हैं। सर, मेरा सवाल है सर,